नमस्कार, मैप इन न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करते हैं मैप इन न्यूज। उससे पहले एक आध कंफ्यूजन जो है आपको वो निपटा देते हैं। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था मैप इन शॉर्ट, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, पिछला जो मैप इन शॉर्ट था नर्मदा नदी के बारे में एक मैप इन शॉर्ट था। 1 मिनट में ये नर्मदा नदी के बारे में शॉर्ट में या रील्स में चलता है, ताकि आप लोग का समय ना बर्बाद हो। आप लोग लगातार फ़ोन पर ऐसे रील्स देखते रहते हैं और शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो उसका तरीका मैंने ये निकाला कि 1 मिनट में आपको किसी यूपीएससी के क्वेश्चन के बारे में या फिर किसी लोकेशन के बारे में या आर्ट एंड कल्चर के किसी मैटर के बारे में या फिर आईआर के किसी मैटर के बारे में मैं आपको 1 मिनट का कंटेंट देना शुरू कर चुका हूं। उसको ज़रूर देखा कीजिए। चलिए, नर्मदा नदी के बारे में एक क्वेश्चन था। यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर देना था। अब हुआ ये कि इसका उत्तर मैंने बताया है आंसर ए, ऑप्शन ए, केवल एक। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि केवल एक कैसे होगा, इसमें तो 1 और 2 दोनों ठीक हैं, तो 1 और 2 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। तो देखिए, एक यहां पर कंडीशन समझ लीजिए। सबसे पहला काम यह करना है कि कोई भी सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के ये देखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ मेंस में ही नहीं होती है, क्वेश्चन की डिमांड पीटी की भी होती है। यहां बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसा क्यों है, रीजन पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। तो यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है, ये एक रीजन है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, लेकिन स्टेटमेंट ठीक होते हुए भी यह रीजन नहीं है। नर्मदा के पश्चिम की तरफ बहने का रीजन ये नहीं हो सकता कि वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है इसलिए पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए ये ऑप्शन में भी नहीं रखा गया है और इसको मानना भी नहीं है। अगर 1 और 2 ऑप्शन दिया गया रहता तो ज्यादातर लोग गलत कर देते इसको। इसका विकल्प एक ही, ऑप्शन ए जो है वही इसका सही उत्तर है। तीसरे स्टेटमेंट में दिया है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, यह स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि भूमि की ढलान पूर्व की तरफ है, इसलिए अधिकांश नदियां किधर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने सिर्फ एक वाक्य ठीक से नहीं पढ़ा है और वो वाक्य है कि ऐसा क्यों है, मतलब रीजन पूछ रहा है कि नर्मदा नदी के पश्चिम में बहने की का कारण क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही होते हुए भी इसका कोई यूज नहीं है, ये कारण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन केवल 1 होगा। आगे से इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको समझा दूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था अरावली के संबंध में कि अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी मानसून को मरुस्थल भाग में जाने से रोकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला काला सागर से आने वाले पछुआ पवनों को रोककर मध्य भारत के तापमान को सम बनाए रखती है। और पूछा गया था कि कौन से कथन सही है या हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, अरावली के बारे में जान लीजिए। ये अरावली रेंज है जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। गुजरात में एक जगह है हिम्मतनगर, माना जाता है कि हिम्मतनगर से लेकर और दिल्ली तक ये फैला हुआ है अरावली का रेंज। बायोडायवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है। यहाँ जैकाल, मोंगूज, लेपर्ड, बहुत तरह की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, फ्लोरा और फौना की। और पिछले कुछ सालों में यहाँ की बायोडायवर्सिटी पर बहुत बड़ा संकट भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला गया है। वाइल्ड जो वन्य जीव जो हैं उनके साथ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। कई सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था साउथ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है यहाँ हरियाणा में, तो उस पर लेपर्ड एक आ गया बीच में और गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। कहीं निकल जाता है लेपर्ड तो उसको लोग मारने की भी कोशिश करते हैं, इस तरह का संकट भी है। ठीक है,
तो अरावली रेंज के बारे में जो जो चीजें हम लोग को जाननी है वो सबसे पहले जाननी है कि ये वलित पर्वत है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, दुनिया के प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है, और इसे अवशिष्ट वलित पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदरिंग, इरोजन, इन सब से होते हुए ये अब इसका जो एलिवेशन है करीब एवरेज एलिवेशन 300 से 900 मीटर के आसपास ही बचा है। हालांकि माउंट आबू में जो गुरु शिखर है ये इसका पीक है, ठीक है, गुरु शिखर इसका पीक है जो 1722 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये निर्माण की प्रक्रिया में फिर से जो निर्माण होता है धीरे धीरे, उसकी वजह से इसका एलिवेशन इतना है। लेकिन एवरेज एलिवेशन की बात करें तो एवरेज एलिवेशन इसके ज्यादा नहीं है। एक समय अरावली का ये रेंज हिमालय की तरह हुआ करता था। सोचिए कि एक समय हिमालय भी अरावली की तरह हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि धीरे धीरे इरोजन होते हुए तमाम तरह की मौसमी घटनाएं, जलवायु घटनाएं होते हुए अब जाकर एलिवेशन इसका बहुत ज्यादा कम है। तो किन किन जगहों में फैला हुआ है ये, किन किन राज्यों में? एक तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, ये इसका विस्तार है। दूसरी बात, इससे कुछ महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे एक नदी निकलती है बनास। बनास रिवर चंबल की सहायक नदी है, इसका सोर्स क्या है? अरावली रेंज है। दूसरी रिवर है साबरमती। साबरमती रिवर भी अरावली रेंज से निकलती है, लेकिन साबरमती गुजरात की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ, तो इसलिए, और बाकी नदियां किधर बहती हैं? बनास जाती है, चंबल में जाकर मिलती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी, ठीक है, लूनी नदी रन ऑफ कच्छ में जाते जाते खत्म हो जाती है अरावली रेंज से निकलकर, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरावली रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो अरावली का रेंज है इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर किनके बीच में है? ये बैरियर जो है इधर प्लेन है, फर्टाइल प्लेन है, और इस तरफ थार का मरुस्थल है, और बीच में ये एक बैरियर की तरह अरावली का रेंज है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखिए, अरावली, फिर विंध्यन, सतपुड़ा, और इधर वेस्टर्न घाट, और इधर डिसकंटिन्यूड ईस्टर्न घाट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी मानसून को मरुस्थल में जाने से रोकती है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मानसून नहीं हो सकता, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के जो ब्रांचेस इन करती हैं वो अरावली के से टकरा के, अरावली की वजह से यहाँ पूरे इलाके में नहीं फैल पाती और दिल्ली की तरफ निकल जाती हैं। दूसरी तरफ ये जो ब्रांच बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, इससे जो मानसूनी पवनें आती हैं ये यहाँ तक आते आते अपनी ह्यूमिडिटी खत्म कर चुकी होती हैं, एग्जॉस्ट कर चुकी होती हैं। बे ऑफ बंगाल से जितना मॉइस्चर लेके आती हैं ये मॉइस्चर धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर देती हैं, और यहाँ तक आते आते इसमें बरसात कराने की क्षमता, बारिश कराने की क्षमता उतनी नहीं बचती है। 7 से 15 जुलाई के आसपास ये दोनों ब्रांचेस जाकर दिल्ली के आसपास मिलती भी हैं, ठीक है। तो अरावली की वजह से ये जो थार वाला पार्ट है इधर बारिश नहीं हो पाती, और अरावली की वजह से अरेबियन सी के जो ब्रांचेस निकलते हैं साउथ वेस्ट मानसून के, वो सीधे निकल जाते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून नहीं है बल्कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है अरावली पर्वत श्रृंखला काला सागर से आने वाले पछुआ पवनों को रोककर मध्य भारत के तापमान को सम बनाए रखती हैं। यह भी स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागर में जो
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, वहां से उनके ब्रांचेस से बारिश होती है भारत में। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने की स्थिति क्या होती है कि जब दक्षिणायन हो जाता है सूर्य, तो फिर जो 50 से 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं या 45 डिग्री से ऊपर, वो बेल्ट शिफ्ट हो जाती है ठंड के दिनों में साउथवर्ड, और जब साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती है तो फिर मेडिटेरियन सी के आसपास, एजियन सी के आसपास, इटली वाले एरिया के आसपास, टर्की वाले एरिया के आसपास ये चक्रवात बनने लगते हैं। इन चक्रवातों के ब्रांचेस आते हैं कहां? इंडिया की तरफ, और उसकी वजह से भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो यहां स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि काला सागर से आने वाले पछुआ पवनों को रोककर मध्य भारत के तापमान को सम बनाए रखती हैं। पहले तो ये काला सागर नहीं है, ये भूमध्य सागर है, इसी से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी, ना तो एक और न ही दो। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुरु लौह खदानों की खनन सीमा को बढ़ा दिया है। कथित घोटालों और अवैध खनन के कारण 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन की सीमा निश्चित कर दी थी, लेकिन बढ़ती डिमांड और आर्थिक विकास की वजह से यह अनुमति दी गई है। तो कहां के बारे में बात हो रही है? लौह खदानों के बारे में बात हो रही है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। बीते एक दशक में भारत का लौह उत्पादन लगातार बढ़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। और क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? ठीक है, 2018 में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। और पूछा गया था कि कौन से सही हैं। इसी तर्ज पर इस सवाल को बनाया गया है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया में आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ठीक, आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन, गोवा और रत्नागिरी का बेल्ट, रत्नागिरी हो गया महाराष्ट्र और गोवा, यहां पर आयरन ओर मिलता है। कर्नाटका का बेल्ट जिसमें कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, शिरमोगा, ठीक है। इसी तरीके से झारखंड और उड़ीसा का बेल्ट, झारखंड उड़ीसा के बेल्ट में सिंहभूम और सुंदरगढ़, यहां भी आयरन ओर मिलता है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दुर्ग आपको पता है, यहां पर भी आयरन ओर मिलता है। नेव्याली, तमिलनाडु का बेल्ट, यहां पर भी आयरन ओर मिलता है। लेकिन क्वेश्चन क्यों पूछा था यूपीएससी ने? यूपीएससी में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। राजस्थान में भी लौह अयस्क की खदानें हैं और अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि राजस्थान में आयरन ओर की माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा बिड लगा, सबसे ज्यादा बोली लगाई गई आयरन ओर के माइनिंग के लिए। ठीक है, तो राजस्थान में आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन सी जगह हैं जिसमें आयरन ओर मिलता है? जयपुर, ठीक है, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, इन सब जगह पर, अलवर, इन सब जगहों पर आयरन ओर की गुंजाइश है, उनकी माइनिंग की कोशिश की जा रही है। इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। बाकी ये बेल्ट आपको पता चल गया, गोवा, कर्नाटका, ठीक है। सबसे ज्यादा उड़ीसा वाले बेल्ट में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इधर कर्नाटका, गोवा, ये सारे बेल्ट हैं आयरन ओर का। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, और राजस्थान भी है। इसके अलावा ये जब पीपीटी मिलेगा तो आप देख लीजिएगा, इसमें जगह दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जहां हाईएस्ट आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। टॉप 10 में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है वो है ऑस्ट्रेलिया का, फिर है ब्राजील, फिर है चाइना और फिर है इंडिया। तो ABC के बाद इंडिया आता है, किसमें? आयरन ओर के प्रोडक्शन में, ठीक है।
ये 2020 का आंकड़ा है, अभी भी स्थिति यही है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि जहां ऑस्ट्रेलिया 900 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, वहीं ब्राजील 400 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से बादशाह है इस मामले में, आयरन ओर के प्रोडक्शन के मामले में। अब इंडिया में प्रोडक्शन की क्या स्थिति रही? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ जो बता रहा है कि पिछले 1 दशक में इंडिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा नहीं है, बल्कि ये ग्राफ उतार चढ़ाव भरा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से गलत हो गया। अब आइए, टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं दुनिया में? मई 2021 का आंकड़ा हमारे पास है। तो टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में चाइना है 1 नंबर पर 99.5 MT, और इंडिया है 9.2 के साथ 2 नंबर पर। तो यहां भी आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चाइना, इंडिया और जापान 2020 के बाद से ये पोजीशंस चेंज हो गए हैं और इंडिया ने नंबर 2 हासिल कर लिया है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना, इंडिया और जापान इस तरीके का आंकड़ा है। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स और तब है रशिया। लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, चाइना, इंडिया, जापान, ये याद रखिए। और ये महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया ने जापान को पीछे रखा है, 2 नंबर पर खुद है। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। हमने देखा कि लौह उत्पादन में आयरन ओर में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन स्टील के प्रोडक्शन की जब बात आएगी तो सबसे बड़ी कंट्री है चाइना। तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश ना होकर स्टील उत्पादक देश है, इसलिए गलत हो गया। बीते 1 दशक में भारत का लौह उत्पादन लगातार बढ़ा है। यह ग्राफ ऐसा नहीं है बल्कि इस तरीके से है, इसका मतलब बढ़ता घटता रहा है, इसलिए यह गलत हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। यह गलत क्यों हो गया? क्योंकि अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक नहीं है, बल्कि सेकंड पोजीशन पे है। तीसरा कौन है? जापान है। तो कह रहा है कौन से कथन सही नहीं है या हैं? तो सभी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला है, हरिकेन फियोन का कैरेबियन स्थित बरमूडा में कहर दिखा। हाल में जापान के तटों पर नानमाडोल और मोइफा नाम के टाइफून का कहर दिखा। जापान के सबसे दक्षिणी और पश्चिमी प्रांत ओकिनावा में चेतावनी जारी की गई, ठीक है। देखिए, टाइफून, ये कोई खास इसमें जानकारी नहीं है, बस ये है कि किस तरीके से ये चक्रवात आगे बढ़ते हैं और अलग अलग जगहों पर हिट करते हैं। जैसे सितंबर, ये फोरकास्ट किया गया है और फोरकास्ट का ट्रैक है। ये सितंबर 19 को कहां पर था, फिर सितंबर 20 को कहां हो सकता है, सितंबर 21 को कहां हो सकता है, ये फोरकास्ट ट्रैक है। इसी तरीके से जो मोइफा था, मोइफा का ट्रैक इस तरीके से था कि हर रोज 8 PM पर इसके पोजीशन को यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यूपीएससी ने 2022 में एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? और ये सामान्य सवाल पूछा गया था, लेकिन सवाल बना किस पर है? सेंकाकू द्वीप विवाद पर बना हुआ है। इसका मतलब जिन द्वीपों पर विवाद है उनको तो आपको पता ही करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकता है। और साथ ही द्वीप, कुछ जो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं उनका सीक्वेंस याद रखना चाहिए। हमने जो सवाल बनाया इसीलिए बनाया है कि निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। होन्शु द्वीप, क्यूराइल द्वीप, ओकिनावा द्वीप, सेंकाकू द्वीप और क्यूशु द्वीप। बताना है कि दक्षिण से उत्तर का सही अनुक्रम क्या होगा? 3 4 1 2 5, 3 4 5 2 1, 4 3 5 1 2 या फिर 4 3 5 2 1। सबसे हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर जाना है, लेकिन हम समझने के लिए नॉर्थ से समझ लेते हैं। सबसे पहले जापान के ये जो जितने आइलैंड शुरू होते हैं, यहां पर होकाइडो है सबसे पहले। होकाइडो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, सबसे ऊपर का हिस्सा है। इससे भी नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो मिलेगा कुरिल द्वीप, ठीक है, कुरिल या फिर उसी को क्यूराइल बोल देते हैं। तो क्यूराइल या कुरिल आइलैंड पर जापान और रशिया के बीच में बहुत समय से तनाव चल रहा है, ठीक है। तो जापान वर्सेस रशिया विवादित द्वीप है, कौन सा है? कुरिल है। तो कुरिल इंपॉर्टेंट हो गया। फिर
होकैडो हो गया। होकैडो के बाद यहां पर देखिए एक गैप है, यहां होकैडो के बाद पड़ता है सबसे बड़ा द्वीप, वो है होन्शु। ठीक, होकैडो होन्शु के बाद पड़ता है शिकोकू। ठीक है, शिकोकू के बाद पड़ता है क्यूशु, और क्यूशु के बाद पड़ता है रूकू, और उसके बाद पड़ता है ओकिनावा, और ओकिनावा से भी सदर्न जाइएगा तो पड़ेगा सेनकाकू। सेनकाकू यहां, ठीक है, तो सेनकाकू हो गया, ओकिनावा हो गया, ठीक, फिर रूकू आइलैंड है, और फिर हमने देख लिया कौन कौन से आइलैंड हैं। जब हम अब दक्षिण से चलते हैं तो सेनकाकू, फिर ओकिनावा, फिर रूकू, फिर क्यूशु, शिकोकू, फिर होन्शु, और फिर होकैडो, और फिर उधर कुरिल है। ठीक है, तो होकैडो जो है, होन्शु जो है वो सबसे बड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, कल हम यहाँ पहुंच गए थे येलो सी। पिछले एपिसोड में आपको ध्यान होगा कि जब येलो रिवर के बारे में बात कर रहे थे चीन के, तो हमने देखा था कि येलो रिवर येलो सी में ना गिर के बोहाई की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ बोहाई में गिरती है। तो ये वही इलाका है, यहाँ बोहाई सी है, बोहाई की खाड़ी है, यहाँ येलो सी है, और ये हो गया जापान सी, सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी भी कहते हैं। ठीक है, फिर ईस्ट चाइना सी हो गया, फिर इधर जाएंगे तो साउथ चाइना सी मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया आपको पता होना चाहिए। अब हमें कुछ स्ट्रेट के बारे में जानना चाहिए। पहला स्ट्रेट जो हमको जानना चाहिए वो है ततर स्ट्रेट, और ततर स्ट्रेट किनके बीच में है? सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच में और सी ऑफ जापान के बीच में। ठीक है, ये है ततर स्ट्रेट। सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान के बीच में ततर स्ट्रेट है। उसके बाद स्ट्रेट पड़ेगा सुगारू स्ट्रेट, जो कि होकाइडो और होन्शु के बीच में है। यहां पर होकाइडो और होन्शु के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? सुगारू। ठीक है, इसी तरह होन्शु और क्यूशु, ठीक है, होन्शु जो कि सबसे बड़ा है, और फिर क्यूशु, इनके बीच में है कैमन स्ट्रेट, या फिर जिसको सिमोनोस्की स्ट्रेट भी बोलते हैं। कैमन कहां पर है? होन्शु और क्यूशु के बीच में कैमन स्ट्रेट है, इसी को शिमोनोस्की भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एक स्ट्रेट पड़ेगा क्यूशु के बीच में और कोरिया पेनिनसुला के बीच में। तो ये कोरिया पेनिनसुला के बीच में यहां पर कोरिया स्ट्रेट हो जाएगा, और यहां पर इधर लिख देता हूं मैं, ये कोरिया स्ट्रेट है। और इस स्ट्रेट में एक चीज आपको जो ध्यान पे रखना है कि कोरिया स्ट्रेट ईस्टर्न, जो वेस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है वो है कोरिया स्ट्रेट, और जो ईस्टर्न साइड में दिख रहा है इसके बाद ये है सुषुमा स्ट्रेट, सुशिमा स्ट्रेट है ये। ठीक, तो कौन कौन से स्ट्रेट हमने देख लिया? सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान के बीच में हमने देख लिया ततर स्ट्रेट। ठीक है, फिर होकैडो और होन्शु के बीच में हमने देख लिया सुगारू स्ट्रेट। होन्शु और क्यूशु के बीच में हमने देख लिया कैमन स्ट्रेट। क्यूशु और ये क्यूशु है, और क्यूशु और इधर कोरिया है, क्यूशु और कोरिया के बीच में हमने देख लिया एक तरफ कोरिया स्ट्रेट, और ईस्ट वाले साइड में देख लिया हमने सुषिमा स्ट्रेट। तो ये इतने स्ट्रेट आपको पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द्वीपों पर विचार करना था दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमको पता है कि सेनकाकू द्वीप हमने देखा सबसे ज्यादा दक्षिण में पड़ेगा। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। क्या दो ऑप्शन बचे? 4 से शुरू होने वाले दो ऑप्शन बच गए। 4 3 5 1 2 है, या फिर 4 3 5 2 1 है, इसी में कंफ्यूजन है। तो 4 के बाद 3 होगा, ये बिल्कुल ठीक है, ओकिनावा द्वीप। 5 क्यूशु द्वीप, देख लीजिए लोकेशन में। 4 हमने देख लिया सेनकाकू, फिर ओकिनावा, और फिर क्यूशु, ये ठीक है। उसके बाद हमें देखना है क्या क्यूराइल है या फिर
होन्शु है। हम जानते हैं क्यूराइल सबसे नॉर्थ में है, इसलिए होन्शु होगा। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? 4, 3, 5 के बाद 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक चीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने फॉर्म किस बेसिस पर किया है? इस बेसिस पर किया है कि भाई टाइफून के बेसिस पर हमने द्वीपों को देखा है। मुझे बताइएगा कि हम कई बार साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे टाइफून बोलते हैं, ठीक है, कई जगहों पर टॉर्नेडो बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, ठीक है, या ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, या विली विल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नाम क्यों बोलते हैं और कहाँ कहाँ किन किन रीजन में बोलते हैं, ये बताइएगा। विली विल्स कहाँ बोला जाता है, टाइफून कहाँ बोला जाता है, टॉर्नेडो कहाँ बोला जाता है, हरिकेन कहाँ बोला जाता है, ये देख के बताइएगा। ठीक है, अजरबैजान और आर्मेनिया के सैनिकों के बीच एक बार फिर से नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में संघर्ष हुआ और अजरबैजान के 71 सैनिक मारे गए। सितंबर 2020 में आर्मेनिया से युद्ध करके अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई काफी लंबी है। हमने एक एपिसोड में देखा था नाक्शिवन के बारे में, और हमने कहा था कि जब हम अजरबैजान और आर्मेनिया के मैप को देखेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि आर्मेनिया का मैप इस तरीके से है, अजरबैजान और आर्मेनिया का मैप, कि आर्मेनिया के बाद एक एरिया पड़ता है जिसको बोलते हैं नाक्शिवन, और जो एक्सक्लेव है अजरबैजान का, मतलब अजरबैजान, फिर आर्मेनिया, और फिर एक एक्सक्लेव यहां पर जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये किसका है? अजरबैजान का, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाक्शिवन। तो ये बात अभी भी फिर से ध्यान पे रखनी है। अब देखिए, अजरबैजान एक तरफ से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर से, ठीक। बाउंड्री की अगर बात करें, नॉर्थ में रशिया की बाउंड्री लगती है इससे, अजरबैजान से, फिर जॉर्जिया की बाउंड्री लगती है, फिर आर्मेनिया की बाउंड्री लगती है, और यहां पर यही टेक्निकल बात है जो आपको ध्यान पर रखना है कि यहां टर्की की भी बाउंड्री लगती है। और टर्की की बाउंड्री क्यों लगती है? नाक्शिवन की वजह से लगती है, क्योंकि यहां एक्सक्लेव है। ये किसका एक्सक्लेव है? ये अजरबैजान का। अगर इस एरिया को हटा दें तो टर्की का कोई संबंध अजरबैजान से नहीं निकलेगा, लेकिन क्योंकि नाक्शिवन अजरबैजान का पार्ट है, इसलिए ये टर्की के साथ भी बाउंड्री साझा करता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाउंड्रीज में। आपको बाकी सब याद रह जाएगा, ये याद रहेगा तभी बात बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेगा। फिर ईरान के साथ बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो ईरान हो गया, नॉर्थ में देखिएगा तो रशिया और जॉर्जिया हो गया, वेस्ट में देखेंगे तो आर्मेनिया हो गया, और ईस्ट में देखेंगे तो कैस्पियन सागर हो गया। ये इसकी बाउंड्रीज हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब है कि नागोर्नो काराबाख जो इलाका है वो कौन सा है? ये इस इलाके में, नागोर्नो काराबाख में हमेशा विवाद होते रहता है। अभी हाल में फिर से अजरबैजान ने इस पर नियंत्रण पूरी तरह से हासिल किया है, ठीक है, और फिर ये संघर्ष चलते रहता है। अब एक बात जो हमने कल भी देख ली थी, कैस्पियन सागर, मैं यहां बता नहीं रहा हूं कैस्पियन सागर की बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, आपको फिर से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अजरबैजान कैस्पियन सागर से लगता है। चलिए, सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, और पूछा गया है कि कौन कौन से लैंडलॉक्ड, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कंबोडिया और लाओस, ठीक है। देख लेते हैं। ये जो मैप है इसमें सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज का जिक्र है, कौन कौन से लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ये पूरे वर्ल्ड का ही है, ठीक है। फिर इसी तरीके से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो इसको देख लीजिएगा, माली, नाइजर, चाड। लेकिन हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कंबोडिया और लाओस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आर्मेनिया के विषय में। आर्मेनिया लैंडलॉक्ड कंट्री है चारों तरफ से इसकी। अच्छा, आर्मेनिया की जब बाउंड्री की बात करेंगे तो रशिया को छोड़ देंगे तो सारी बाउंड्रीज वही आएंगी जो अजरबैजान की हैं, ठीक है। तो रशिया यहां से खत्म हो जाएगा, सिर्फ जॉर्जिया बचेगा, फिर टर्की है, ठीक है, ईरान है, और
इधर से कैस्पियन सागर हटा दीजिए तो फिर जो है इसकी बाउंड्री निकल आएगी, ठीक है। और इसकी बाउंड्री में वाइस वर्सा हो जाएगा। अजरबैजान की बाउंड्री बात करेंगे तो अर्मेनिया, और अर्मेनिया की बाउंड्री बात करेंगे तो अजरबैजान हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि कौन कौन से लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। अर्मेनिया निश्चित तौर पर लैंडलॉक्ड कंट्री है, हमने देख लिया। अजरबैजान लैंडलॉक्ड कंट्री है कि नहीं? अजरबैजान है कैस्पियन सागर के तट पर, तो क्या इसको लैंडलॉक्ड मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? असल में कैस्पियन सागर को यूनाइटेड नेशन लैंडलॉक्ड, कैस्पियन सागर को सागर नहीं मानता, तो अंकटाड के हिसाब से कैस्पियन सागर सागर नहीं है, इसलिए इसको लैंडलॉक्ड मानते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल बात है जिसको आपको याद रखना है। अजरबैजान भी लैंडलॉक्ड है। किर्गिस्तान, आपको पता है किर्गिस्तान लैंडलॉक्ड है, ठीक है। उसके बाद कंबोडिया और लाओस। देखिए कंबोडिया ये रहा गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास, तो इसलिए ये लैंडलॉक्ड नहीं है, जबकि लाओस लैंडलॉक्ड है, ठीक। तो कंबोडिया जो है, जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास है, साउथ चाइना सी में, इसलिए जो ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ कंबोडिया सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी ने नई दंड संहिता का निर्माण कर मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। 30 से अधिक अफ्रीकी देशों में मौत की सजा कानूनी बनी हुई है। हालांकि हाल के वर्षों में फांसी की सजा में कमी देखी गई है। यह है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको बनाना है। भूमध्य रेखा सोमालिया से नहीं गुजरती, जबकि इक्वेटोरियल गिनी से गुजरती है। तेल उत्पादक क्षेत्र कैबिंडा इक्वेटोरियल गिनी में है, जो अटलांटिक महासागर के किनारे है। गैबन की सीमा इक्वेटोरियल गिनी से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या फिर उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आपको देना है। पिछले एपिसोड में मैंने 2 सवाल बताए थे, खूब सारे कमेंट आए। जब कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन में आपको जवाब मिल जाता है और मुझसे जवाब बताने में गलती हो गई थी। चीन के संबंध में जो विचार करना था, इसमें चीन के झिंजियांग प्रांत की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती है, इसको हमने गलत बताया था। यांगजी नदी पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है, ये बात सही है, लेकिन जिसके किनारे पर हांगकांग बसा हुआ है, हमने देखा था कि हांगकांग इसके किनारे नहीं बसा हुआ है। और अल्ताई पर्वत चीन के उत्तर पूर्व में है, ये भी हमने देखा था कि उत्तर पश्चिम होगा, न कि उत्तर पूर्व। तो इसका सही जवाब मैंने जाते जाते टिक कर दिया था ए, वो सही जवाब है ऑप्शन डी। एक और सवाल हमने पूछा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथोपिया की सीमा लाल सागर से लगती है। देखा हमने कि इरिट्रिया आ जाता है, जिबूती आ जाता है, इसलिए इथोपिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती। समाचारों में रहे टिग्रे का संबंध इथोपिया से है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहा गया कि ओरोमिया क्षेत्र का संबंध सोमालिया से है, ये बात गलत था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत था। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर इसमें ऑप्शन शायद मैंने कोई दूसरा लगा दिया था, लेकिन इसमें ऑप्शन जो होगा वो केवल 3 सही होगा, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछा गया है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप ये सवाल बनाइएगा, इसका जवाब दीजिएगा, और अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वो एक एपिसोड में बना दूंगा, एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें कौन कौन से प्रोग्राम स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर चल रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।